मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे हम सन 2022 का हिंदी कोर फॉर क्लास 12th का सैम्पल पेपर है। सेट नंबर 1 है और इसका पार्ट 2 है, खंड खा। इसमें पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। तो आपको बता दें, क्वेश्चन ये है इसका कि उषा कविता के आधार पर बताइए कि कविता में भोर के नभ को राख से लीपा गीला चौका क्यों कहा गया है। ये 3 मार्क्स के हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई 2 आपको करने हैं। 3 मार्क्स का एक है, टोटल 6 मार्क्स का है ये। तो आपको बता दें कि उषा कविता के आधार पर हम बता सकते हैं कि इसमें मिश्रित सा रंग है, जैसे राख का स्लेटी सा कलर होता है, डार्क स्लेटी सा, और उससे जब लीपा जाता है और वो अभी अभी गीला भी पड़ा हुआ है, तो उसमें एक मिश्रित रंग दिया गया है। और दूसरा शीतलता प्रदान कर रहा है, और दूसरा पवित्रता का प्रतीक भी माना गया है, और अभी अभी गीला है, लिपा हुआ राख से चौका। जब राख गीली करके चौका लेपा जाएगा तो अभी गीला गीला पड़ा है, तो उसका कल्पना करके कवि यहाँ पर बता रहा है कि भोर के नभ को राख से लेपा गीला और चौका इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ पे मिश्रित सा रंग दिखाई दे रहा है, शीतलता है, पवित्रता है एवं आर्द्रता यानी नमी के आधार पर। अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स कोई भी अन्य तर्क संगत उत्तर देंगे वो भी मान्य होगा। तो अब आपको बता दें कि इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग के आधार पर बताइए कि पंख के बिना पक्षी और सूंड के बिना हाथी की क्या दशा होती है। कविता में इनका उल्लेख क्यों किया गया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप प्रसंग के आधार पर इसमें बताया गया, जैसे पंख के बिना पक्षी और सूंड के बिना हाथी असहाय और पीड़ित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार की स्थिति लक्ष्मण को शक्ति लगने के कारण राम की हो रही है। वे साधारण पुरुष की भांति भाव विह्वल होकर, बहुत अत्यंत दुखी होकर और असहनीय कष्ट सहन कर रहे हैं। तो इसका इसमें वर्णन किया गया है। अब थर्ड क्वेश्चन है इसमें कि आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है। रुबाइयाँ की उपर्युक्त पंक्तियों में बालक की कौन सी विशेषता अभिव्यक्त हुई है। तो आपको बता दें, इसमें बालक की बालकोचित हठी स्वभाव अभिव्यक्त किया गया है। बालक का अबोधपन, बालपन इसमें अभिव्यक्त किया गया है, और आग्रही यानी जिद्दी एवं बात बात पर मचलना, इस बात का उन्होंने अच्छे से उल्लेख किया है, और यही विशेषता इसमें अभिव्यक्त हुई है। तो ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आपको बता दें 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर 3 मार्क्स के हैं, 9 मार्क्स का है। पहले में भी 50 और 60 वर्ड्स में लिखना था, इसमें भी 50 और 60 वर्ड्स में लिखना है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पहलवान की ढोलक कहानी से क्या संदेश मिलता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर पहलवान की ढोलक कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि सामाजिक जीवन में लोक कलाओं की महत्ता का संदेश मिलता है। सेकंड पॉइंट मैं बता रही हूँ कि ढोलक की थाप
द्वारा ग्रामीणों में धैर्य, साहस एवं स्फूर्ति का संचार किया जाता था। और थर्ड पॉइंट बता रही हूँ कि लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने का भी संदेश मिलता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, सीमा के आधार पर बटे होने पर भी भारत और पाकिस्तान की जनता के दिलों में एक ही धड़कन है जो एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर है। नमक कहानी के आधार पर इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो आपको बता दें ये सेकंड क्वेश्चन है, नमक कहानी के आधार पर आपको बताएं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, लोगों ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन को मन से नहीं स्वीकारा है। और सेकंड पॉइंट है, जन सामान्य अपने जन्म स्थान अर्थात मूल में आस्था रखता है, यानी जिस व्यक्ति का जहाँ भी जन्म होता है वह अपनी मूल स्थान पर, जन्म स्थान पर आस्था रखता है। और थर्ड पॉइंट है कि आपस में एक दूसरे का सम्मान करना एक अपनेपन का भाव दर्शाता है। और फोर्थ पॉइंट है इसमें, कस्टम अधिकारी व सफिया और सिख बीवी के भावनात्मक लगाव ही इसके उदाहरण हैं। तो इस तरीके से हमने ये सिद्ध कर दिया। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज की आधारभूत बातें संक्षेप में लिखिए। तो आपको बता दें कि इनके हम 3 पॉइंट्स बता देंगे आपको, अपनी लैंग्वेज में, अपनी शब्दों में लिखना है आपको। कि फर्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श समाज की नींव समता यानी समान भाव, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर टिकी है। सेकंड पॉइंट है, समाज के सभी मनुष्यों को अपनी क्षमता विकसित करने के लिए रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, गतिशीलता एवं परिवर्तनशीलता दर्शाता है। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन आप हमने पॉइंट बता दिए, आप अपनी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है ये, इसमें फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर बताइए कि मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पेशा बदलने की स्वतंत्रता न होने के क्या परिणाम हो सकते हैं, यानी पेशा बदलने की स्वतंत्रता न होने से क्या परिणाम होते हैं। तो आपको हम कुछ पॉइंट्स इसमें बताएंगे, अपनी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि उद्योग धंधों की जटिल प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास होना। सेकंड पॉइंट है, अकस्मात परिवर्तनों के कारण भी व्यवसायी को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है। और थर्ड पॉइंट है, व्यवसायी को होने वाली व्यावसायिक घाटे के कारण भूखों मरने की नौबत आ जाती है। तो ये और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, पेशा बदलने की स्वतंत्रता न होने से बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो ये हमने पॉइंट्स में आंसर दे दिए, आपको अपनी लैंग्वेज में ये क्लियर करके लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, वही मान्य होगा। ठीक है, ये 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपका 5 मार्क्स में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जो लेखक की इस मान्यता की पुष्टि करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता समृद्ध थी परंतु उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। तो आपको बता दें ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका आंसर इसमें हम पॉइंट में देंगे और आपको अपनी लैंग्वेज में अपने शब्दों में लिखना है।
शब्दों का चयन बहुत अच्छा करना है आपको। तो फर्स्ट पॉइंट है समाज में साधन संपन्नता थी। सेकंड पॉइंट राज सत्ता और धर्म सत्ता का दबाव नहीं था। थर्ड पॉइंट है वास्तुकला पर आधारित व्यवस्थित नगर योजना एवं उपयुक्त जल व्यवस्था थी और जल निकासी का प्रबंध बहुत अच्छा था। सड़कें आदि सुनियोजित ढंग से बनी हुई थी। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था थी। और फिफ्थ पॉइंट में आपको बता दें कृत्रिमता और आडंबर नहीं था। ये आपको बताएं इसमें जो बी पार्ट है, बी पार्ट में इन्होंने पूछा है, ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। ए फर्स्ट का एक क्लियर हो गया। अब सेकंड पूछा है इन्होंने एन फ्रैंक की डायरी पिछले 50 वर्षों में विश्व में सबसे अधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है। हम डायरी में ऐसी क्या विशेषताएं हैं, इस डायरी में एन फ्रैंक की डायरी में ऐसी क्या विशेषताएं हैं लिखिए। तो आपको बता दें कि ये चैप्टर तो खैर अब है भी नहीं है कोर्स में एन फ्रैंक की डायरी, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है तो मैं थोड़ा सा पॉइंट बता दे रही हूँ और आप आएगा तो लिखेंगे, नहीं तो वैसे कोर्स में नहीं है ये वाला। भय, आतंक, भूख, प्यास, आहत, मानवीय बेसंवेदनाएं, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का भय, किशोरावस्था के सपने, अकेलेपन की पीड़ा, ये सारे पॉइंट्स हैं। ये अपनी लैंग्वेज में लिखना होता था उस समय, लेकिन ये अभी आपके कोर्स में नहीं है एन फ्रैंक की डायरी। ठीक है। अब इसमें सेकंड जो पार्ट है उसमें क्वेश्चन फर्स्ट पूछा है, ये आपको बता दें ये 2 मार्क्स के हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन फर्स्ट का कोई एक करना था ए या बी में से, तो मोंजेजन वाले आप तैयार कर सकते हो क्योंकि ये आपके कोर्स में है। और सेकंड वाला छोड़ देंगे। और सेकंड 7 नंबर क्वेश्चन का सेकंड का पार्ट 1 हम आपको बता दें ये क्या है। मोहनजोदड़ो के बड़े घरों में छोटे कमरे होने का क्या कारण था। तो आपको बता दें इसे हम पॉइंट्स में बताएंगे, बट आप एक बार ही चैप्टर पढ़ेंगे तो अपनी लैंग्वेज में अपने शब्दों में इसे एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है। बड़े घरों में छोटे कमरे संभवतः नौकरों चाकरों के होते होंगे। और सेकंड पॉइंट है इन कमरों में बड़े कमरों जैसी सुख सुविधाएं नहीं थी। तो ये 2 हमने पॉइंट बता दिए। 2 नंबर का है, आप अपनी लैंग्वेज में अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें भी एन फ्रैंक की डायरी से अथवा करके दिया है, तो आपको ये तैयार नहीं करना है एन फ्रैंक की डायरी। तो क्वेश्चन ये था एन फ्रैंक की डायरी उसकी निजी भावनात्मक उथल पुथल का दस्तावेज भी है। इस कथन की विवेचना कीजिए। तो आपको ये सब तैयार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोर्स में नहीं है, बट मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसमें आंसर क्या था। 2 नंबर में हम 4 पॉइंट बताएंगे, कोई 2 पॉइंट आप लिख सकते हो। कि डायरी में एन फ्रैंक के निजी सुख दुख, भावनात्मक उथल पुथल, हिटलर द्वारा यहूदियों पर अत्याचार के समाचारों का कोमल मन पर प्रभाव और नरसंहार का भय, ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में अपनी सामाजिक परिस्थितियों और उनके प्रभावों का उल्लेख था। और थर्ड पॉइंट में युद्ध की विभीषिकाओं का वर्णन करते करते एन फ्रैंक की भावुकता प्रकट विविध प्रसंगों में निजी सुख दुख का वर्णन किया गया है। और फोर्थ पॉइंट में परिवार के सदस्यों द्वारा उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाना। तो ये आउट ऑफ कोर्स है, ये आपको एन फ्रैंक की डायरी नहीं तैयार करना है। मैं आपको करंट कोर्स क्या है वो भी सेंड कर दूँगी। ओके। तो ये वाला आपका सेट नंबर 1 क्लियर हो गया है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सेट हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, तब तक आप इसे प्रिपेयर करें, नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें। ओके, थैंक यू।